हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। दोस्तों, प्रैक्टिस का आज हमारा चौथा दिन, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए और इस क्वेश्चनों को देखिए, क्योंकि यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आज का पहला कि सुरासर अल्कोहल का क्वथनांक समतुल्य एल्केन के क्वथनांक से तुलनात्मक रूप से उच्चतर अधिक होने का कारण है। अंतर आणविक हाइड्रोजन आवंध, या अंतर आणविक हाइड्रोजन आवंध, या वाष्पशील उद्वायी प्रकृति, या अति आणविक आवंध, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए आप लोग। तो देखो, जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वह कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से। कौन कौन से? अंतर अणुक बंध, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, और कौन सा? इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो अंतर अणुक बंध, और दूसरा होता है क्या? अंतराणुक बंध। तो ये जो अंतर अणुक बंध है, तो अंतर अणुक बंध क्या होता है कि जब हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, कि समान अणु के भीतर मौजूद हो, और दो या दो से अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच होता है। ठीक, जैसे नाइट्रोफिनॉल हो गए, और हाइड्रोजन में दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच होता है, तो क्या कहलाता है? अंतर अणुक बंध होते हैं उसमें। ठीक, और जो अंतरा अणुक बंध होता है वह क्या होता है कि जब यानी कि दो या दो से अधिक विभिन्न यौगिक हों, यानी अलग अलग परमाणुओं के बीच बनता है, तो वह क्या होता है? अंतरा अणुक बंध होता है। ठीक, तो जो अल्कोहल है, तो अल्कोहल में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका क्या होता है? क्वथनांक अधिक होता है। तो क्वथनांक अधिक होने के कारण क्या होगा कि इसको तोड़ने के लिए हमें यानी कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो इसलिए इनके क्वथनांक के लिए कि क्या होगा कि संबंधित हाइड्रो जो कार्बन होंगे वह क्या होंगे? इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा कि तो अंतर आणविक हाइड्रोजन आवंत। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि निम्न में से कौन सी स्थिति आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है? तो आदर्श विलयन के लिए कौन सी सही नहीं है? मिश्रित करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है कि मिश्रित करने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। विलेय का आयनीकरण कम होना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप आदर्श विलयन के नियम अगर जानते हो, तो उसमें क्या बोले थे कि अगर देखो, अगर उसमें हम कि अगर मिश्रित करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यह बिल्कुल सही है ना? ठीक, अगला है मिश्रित करने पर एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये भी सही है। यह राउल्ट के नियम के पालन करते हैं, बिल्कुल है। अगला है कि विलयन का आयनीकरण कम होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयनीकरण जो है वह कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसके अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। नहीं का भाई नहीं, अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि साबुन के उत्पादन में उप उत्पाद है फैटी एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम लवण, ग्लिसरॉल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जो साबुन का उत्पाद होता है, तो साबुन के प्रोडक्शन में उप उत्पाद के रूप में कौन भाग लेता है? तो ग्लिसरॉल। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। और बात करें कि जो साबुन होता है, तो साबुन में ने दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है शीर्ष भाग, जिसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट होता है शीर्ष भाग, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक भाग। हाइड्रोफिलिक भाग। तो यह क्या होता है कि जो साबुन होती है, साबुन में मिशेल पाए जाते हैं। ठीक, तो जो मिशेल होता है, तो मिशेल का जो शीर्ष भाग होता है वह हाइड्रोफिलिक भाग कहलाता है, और ये क्या करता है? ये जलरागी होता है, मतलब कि ये जल की ओर आकर्षित होता है। ठीक, और दूसरा होता है पुंछ भाग यानी टेल का भाग, तो वो क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिक भाग। हाइड्रोफोबिक भाग। तो हाइड्रोफोबिक भाग क्या करता है, यानी कि जहां गंदगी रहती है, ग्रीस है, तेल है, उसकी ओर आकर्षित होता है। जिससे वह क्या करता है कि जो पूंछ का भाग जो हाइड्रोफोबिक होता है, उसी के द्वारा हमारे यानी कि वो
उस पे जाके अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगी, गंदगी दूर हटेगी। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, इसमें जो उप उत्पाद के रूप में कौन रहता है साबुन का, तो ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया नहीं करती है? मैग्नीशियम, आयरन या सिल्वर या टिन? सॉरी, लेड है ये, तो लेड का साइन है, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? देखो, अगर हम बात करें कि जो इनका क्रम होता है रिएक्टिविटी का, कि कौन सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है कौन नहीं, तो सबसे पहले होता है कौन सा, पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, सॉरी जेडन होगा, जिंक, आयरन, फिर क्या आ जाएगा, टिन, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, फिर मरकरी, उसके बाद आ जाता है कौन, Hg सिल्वर, फिर Au। तो देखिए जो, यानी कि यहाँ से क्या है, ये सबसे एक्टिव है, ठीक, यानी ये अत्यधिक क्रियाशील वाले धातु होते हैं, और यहाँ से इनका क्या होते जाता है, लेस होते जाते हैं, मतलब ये सब यानी कि लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक। तो अगर बात करें हम, तो कौन सी यानी कि क्रिया नहीं करेगा, तो देखो सबसे नीचे क्या है, मैग्नीशियम, आयरन या सिल्वर या लेड, तो सबसे नीचे क्या है, सिल्वर है, Ag। तो ये क्या है कि ये इससे यानी कि विलियन सल्फेट के विलियन से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि खाद्य लवण किससे बना है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक से, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से, या प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो अपना क्या है, खाद्य लवण, तो खाद्य लवण किससे बना हुआ होता है, तो जैसे देखो अपने एग्जाम्पल पे ले लिए क्या, नमक का, NaCl, ठीक। तो जो ये NaCl है, ये किस किस से मिलकर के बना है, तो NaCl बनता है किससे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यह कैसा होता है, प्रबल क्षारक होता है, ठीक, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह कैसा है, प्रबल अम्ल है, ठीक। तो इसमें से क्या बनता है कि NaCl प्लस H2O, तो मतलब प्रबल क्षारक और प्रबल अम्ल। तो जो अपना खाद्य लवण होता है वह कौन सा होता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर, और इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई है, तो इसमें कौन सी हुई है, तो इसमें हुई है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। कैसे कि NaCl किस में चला गया, Na के साथ आ गया Cl, और OH के साथ क्या चला गया, H के साथ। तो इसमें क्या हो गया, यानी कि एक दूसरे से क्या हो गए, विस्थापन हो गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला है, डोलामाइट का अयस्क है, तो जो डोलामाइट है किसका अयस्क है, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का, या सोडियम का, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो डोलामाइट होता है यह किसका अयस्क होता है, बताइए आप लोग। तो देखो, जो कैल्शियम है, कैल्शियम के कौन कौन से अयस्क होते हैं, तो कैल्साइट, जिप्सम और अभ्रक, ये किसके हैं, कैल्शियम के। और बात करें मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम के कौन कौन होते हैं, तो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, और होता है एप्सोम और डोलोमाइट। अगला है पोटेशियम, तो पोटेशियम के कौन कौन होते हैं, तो कर्नेलाइट, कर्नेलाइट और नाइट्रे,
अगला है सोडियम। तो सोडियम के कौन कौन से होते हैं? तो सोडियम का होता है बोरेक्स और साधारण नमक। तो देखिए जो डोलामाइट है, डोलामाइट किसका अयस्क है? तो यह है किसका? मैग्नीशियम का। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। ठीक। और जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पाया कहाँ जाता है? तो यह हमारी हड्डियों में पाया जाता है। जो हमारे शरीर की लगभग हड्डियां होती है वह कितने, यानी कि मैग्नीशियम 60% मैग्नीशियम की बनी होती है, उसमें 60% मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, कहाँ? हमारे शरीर की हड्डियों में, हमारे शरीर की हड्डियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सा तत्व वर्ग थर्ड ए को निर्दिष्ट किया गया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 13 का सदस्य है? तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग रखे गए थे और कितने आवर्त? तो देखो, जो अगर बात करें हम मेंडलीव के आवर्त सारणी की, तो उसमें कितने आवर्त थे? तो 7 आवर्त थे, 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। ठीक। तो जो किसके बात किया गया है कि जो वर्ग 3 में निर्दिष्ट किया गया हो, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 13 का सदस्य हो। तो कौन है? देखो, जो अगर बात करें कि हम मेंडलीव के कितने थे, तो 9 वर्ग थे। तो थर्ड ए में किसको रखा गया था? तो जो मेंडलीव के थर्ड में थे कौन कौन से, देखो फर्स्ट पे तो आ गया था उनमें हाइड्रोजन, लिथियम, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसी, सॉरी, इसमें उन्होंने गोल्ड को रखा था। और सेकंड पे किसको रखा था? तो बेरिलियम वाले समूह को रखा था। ठीक। और थर्ड पे किसको रखा था? तो इन्होंने रखा था ये बोरान, एल्यूमिनियम, एट्रियम और टेलियम, ये सब किस में थे? थर्ड में थे। तो इन्होंने किसको किसको, जो बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक, तो थर्ड ए को यानी कि निर्दिष्ट किया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 13 का सदस्य है। तो वर्ग 13 का सदस्य कौन है? यही जो बोरान के बोरान वाली लाइन पे आते हैं, भाटा, आलू, गाजर, इन टैला, बोरान, एल्यूमिनियम, भाटा, आलू, गाजर, गैलियम, ठीक, भाटा, आलू, गाजर, इन इंडियम और टैलियम। ठीक। तो ये थे। तो जो वर्ग 13 का कौन सदस्य है? तो वर्ग 13 का इनमें से कौन सा है? तो एल्यूमिनियम है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और बेरियम क्लोराइड विलयन के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित सफेद अवक्षेप के होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या बेरियम सल्फेट या क्लोरीन या गंधक या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। तो इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? अपने को क्या मिलेगा? BaSO4 प्लस 2HCl। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई? यह यानी विस्थापन अभिक्रिया, इसको दोहरी विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, है ना? तो इसमें क्या निकल गया? बेरियम सल्फेट निकल गया। जो सफेद अवक्षेप के रूप में कौन निकल गया? बेरियम सल्फेट। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आकर्षण के अंतरा आणविक बल सबसे निम्न प्रभावी किसमें होती हैं? तरल पदार्थ में, गैस में, प्लाज्मा में, ठोस या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर बात करें कि जो अंतरा आणविक बल है तो वह किसमें निम्न होगा? तो देखो, अगर ठोस हो गया तो ठोस में तो सबसे अधिक रहता है, तभी तो उसके कण पास पास रहते हैं। ठीक। फिर उससे कम जल में यानी कि द्रव में, फिर उससे गैस में। तो सबसे निम्न किस में होता है? तो गैस में होगा। ठीक। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन,
अगला है कि H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -10 या -2 या -3 या -1/2। तो अगर बात करें कि जो H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या तो कितनी होती है, तो देखो मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के हैं दो, और ऑक्सीजन यानी कि जब ऑक्सीजन होता है तो देखो जो इनका पूरा नाम होता है H2O2, इसको क्या बोलेंगे अपन? हाइड्रोजन पैरासा पैरा ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक, तो यानी कि दो ऑक्सीजन के परमाणु लिए गए हैं, तो ये मतलब कितने हो जाएंगे कि -2 होती है इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ठीक, तो अब इनकी क्या पूछा है, H2 और O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? ठीक, तो कितनी होगी, तो -2/2 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, -1। तो अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस हो गया, यहाँ पे -1 ही होगा। ठीक, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि परमाणु को ध्वस्त होने से कौन रोकता है? नाभिकीय बल, विविक्त ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनों का संचलन, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, या ये सभी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बताइए। तो देखो जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने यानी कि परमाणु मॉडल दिया था। ठीक, तो उस पे उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या करता है कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन यानी कि नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह विकिरण उत्सर्जित करते हैं, मतलब कि वह ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, और एक यानी कि ऊर्जा को वो खोते रहते हैं, यानी लॉस करते रहते हैं। ठीक, और फिर वे क्या करते हैं, जैसे जैसे ऊर्जा को वो खोते हैं तो यानी कि छोटी कक्षाओं में आते रहते हैं, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन यानी कि नाभिक में आ जाएगा, यानी कि पूरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वह कहाँ आ जाएगा, नाभिक में आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, परमाणु ध्वस्त हो जाएगा। तो यानी कि परमाणु को ध्वस्त होने से कौन रोकता है, तो विविक्त ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों का संचलन, यानी कि जब ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों में जाती रहती है, जिससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के अंदर यानी कि नाभिक में आ ही नहीं पाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर, जिससे परमाणु क्या है, ध्वस्त नहीं हो पाएगा। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि यदि 2 kg 2 किलोग्राम पदार्थ पूरी तरह से ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है तो कितनी ऊर्जा निर्मित होती है? ठीक, तो कितनी ऊर्जा निर्मित होती है बताइए आप लोग। तो देखो जो यानी कि ऊर्जा की तुल्यता के संबंध में कोई किसने नियम दिया था, तो दिया था आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन का समीकरण क्या था, तो आइंस्टीन का समीकरण होता है क्या, E बराबर mc²। तो जिसमें E क्या है, E होता है उत्पादित ऊर्जा, और m जो होता है द्रव्यमान ने मास, और c होती है क्या, यानी निर्वात में प्रकाश की गति, मुक्त स्थान या निर्वात में प्रकाश की गति, प्रकाश की गति। ठीक, तो अगर हम यानी कि देखो मास तो दे दिया है, अपने को क्या करना है कि ऊर्जा निर्मित होती है, अपने को ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक, तो अगर हम E बराबर mc² फार्मूले में पुट करें, तो जो m है द्रव्यमान दिया है कितना, 2, और c जो निर्वात में प्रकाश की गति होती है, तो प्रकाश की गति कितनी होती है निर्वात में, आप लोगों को मालूम है कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ ठीक, मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, तो अब c की जगह हम रख देंगे 3 × 10⁸ का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 = 9, 8 8 16 हो जाएगा। ठीक, तो 9 दून 18 इंटू 10⁻16। ठीक, और जूल, तो क्या आ जाएगा, 18 इंटू 10⁻16 राइट आंसर हो जाएगा। तो अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को?
काफी इजी है, यानी कि बस फार्मूले में पुट रखना है, यानी कि फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। और जो मान थोड़ी बहुत है, जैसे गुरुत्वीय त्वरण का यानी कि गुरुत्व, यानी कि जो आप जी का मान याद रहना चाहिए, निर्वात में प्रकाश का मान याद रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है कि डॉपलर प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से अधिक होगी जब पर्यवेक्षक स्थित ओर की ओर बढ़ता है, या आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से अधिक होगी जब स्रोत स्थिर पर्यवेक्षक की ओर बढ़ता है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? केवल तीन सही, या केवल बी सही, या ए और बी दोनों सही हैं, या ना तो ए और ना ही बी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, यहाँ पे ए होगा, केवल ए सही। ठीक, तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? तो डॉपलर ने क्या बताया था कि डॉपलर ने एक नियम दिया था, उसमें क्या बताए थे कि जो ध्वनि हो गई, प्रकाश हो गई और तरंगों की आवृत्ति में जब वृद्धि होती है, तो वृद्धि के रूप में बताया था कि जो स्रोत और पर्यवेक्षक क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर गति करते हैं। ठीक, तो जब एक पर्यवेक्षक क्या होता है, गतिमान स्रोत द्वारा उत्सर्जित तरंग को संपीड़ करता है, तो जो स्रोत होता है, जो गतिमान स्रोत होता है, वह उत्सर्जित तरंग के संपीड़ित हो जाती है। और इसके विपरीत क्या होता है, जो पर्यवेक्षक होता है वह गतिमान द्वारा, यानी दूर गतिमान स्रोत द्वारा उत्सर्जित तरंग फैलाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो वास्तविक आवृत्ति से अधिक होगी, और जब पर्यवेक्षक मतलब स्रोत की ओर बढ़ता है, और वो आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से अधिक होगी जब स्रोत स्थिर पर्यवेक्षक है। तो ए और बी दोनों सही होंगे, तो राइट आंसर अपना क्या आ जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन कि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन इसके अभिदृश्य लेंस की फोकल लंबाई के साथ बढ़ेगा, समान रहेगा, या घटेगा, या इनमें से कोई भी नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, जो आवर्धन क्षमता सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो m बराबर l अपॉन एफ जीरो, या d अपॉन एफ। ठीक, तो देखो, यानी कि एल इसमें क्या है कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, और डी जो है स्पष्ट दूरी है, और अभिदृश्य जो एफ जीरो ये फोकस दूरी हो गई, और यह फोकस लंबाई हो गई। तो फोकस लंबाई यानी एफ ई और एम के बीच क्या संबंध है? यानी कि क्या होगा कि क्या बोले हैं, आवर्धन इसके अभिदृश्य लेंस की फोकस लंबाई के साथ। तो देखो क्या होगा कि अगर अपॉन में व्युत्क्रमानुपाती है तो मतलब घटेगा। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि एक बंद लूप के चारों ओर ईएमएफ और विभवांतर का योग शून्य के बराबर होता है, यह किसका परिणाम है? ठीक, तो ओम का नियम, आवेश का संरक्षण नियम, या संवेग का संरक्षण, या ऊर्जा का संरक्षण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह किसका नियम है? तो देखो, यानी कि जो किरचाफ हैं, किरचाफ ने दो नियम दिए थे। तो पहले नियम पे उन्होंने क्या बताया था कि जो धारा होती है, धारा के नियम धारा के रूप में उन्होंने पहला नियम दिया था। तो उन्होंने अनुसार क्या था कि एक जंक्शन पर धाराओं के मिलने का बीजगणितीय जो योग होता है वह कैसा होता है? शून्य होता है। इन्होंने पहले नियम पे कहा था। ठीक, मतलब कि जब जंक्शन में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग जंक्शन को छोड़ने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, तो जब मतलब कि दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर, मतलब शून्य हो जाता है। और दूसरे नियम क्या था कि दूसरे नियम को लूप का नियम या वोल्टेज का नियम बोलते हैं। तो उसके अनुसार क्या था कि एक बंद लूप के पूर्ण चक्रण में विभव परिवर्तनों का जो बीजगणितीय योग होता है वह कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक, तो यानी कि और जो यह है, तो यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब हम क्या है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा खत्म नहीं होती है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि एक छात्र ने गलती से अल्कोहल के साथ एसीटोन मिला दिया है। तो एसीटोन और अल्कोहल के मिश्रण को से अलग किया जा सकता है। तो किससे अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन से, या पृथक्कारी कीप से, या क्रिस्टलीकरण, या प्रभाजी आसवन, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो किससे अलग करोगे? देखो, अगर बात करें हम ऊर्ध्वपातन की, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम किस किस को अलग करते हैं? जैसे कपूर का मिश्रण हो गया और नमक का, ठीक, और जैसे नेफ्थलीन हो गया, मतलब जिसमें ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के गुण पाए जाते हो, ठीक, और एंथ्रासीन हो गया, यानी इनको ऊर्ध्वपातन, मतलब कि ठोस से ये क्या होते हैं, डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। और अगर बात करें हम पृथककारी कीट से, तो पृथककारी कीट को उपयोग क्या करते हैं, किसमें प्रयोग करते हैं? जब दो या दो से अधिक द्रव पदार्थों के मिश्रण के लिए किसका, कीप का प्रयोग करते हैं, ठीक, जैसे तेल और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए, लोहे के निष्कर्षण के लिए, ठीक, तेल और पानी का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण। नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण के द्वारा हम किसको उपयोग करते हैं? यानी कि जब हम क्या हो कि कोई घोल हो, घोल में कोई छोटे छोटे कण वो हों, ठीक, मिले हुए हैं, तो उनको पृथक करने के लिए, तो जैसे समुद्री जल से नमक के शुद्धिकरण में, ठीक, समुद्री जल से नमक के शुद्धिकरण में, नमक का शुद्धिकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सॉरी, नेक्स्ट नहीं, प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन के द्वारा किसका, यानी कि जब अल्कोहल के साथ क्या मिल गया हो, एसीटोन मिल गया हो, तो ये किसके द्वारा करेंगे? प्रभाजी आसवन के द्वारा, अल्कोहल में एसीटोन। तो अल्कोहल से एसीटोन को अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रभाजी आसवन के। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि 1 बिलियन में 180 ग्राम पानी में 20 ग्राम सामान्य नमक है, तो विलयन के द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान प्रतिशत, या द्रव्यमान परसेंटेज के रूप में सांद्रता की गणना कीजिए। तो देखो, अगर यहाँ पे बात करें हम कि जो विलेय का द्रव्यमान, यानी कि ये विलयन में 180 ग्राम पानी में, एक विलयन में 180 ग्राम पानी में 20 ग्राम सामान्य नमक है, तो जो इसमें विलेय है, तो विलेय कितना हो गया? 20 ग्राम, ठीक, और विलयन और विलायक कितना हो गया? 180 ग्राम। तो कुल मिला के जो विलियन बनेगा वह कितना बनेगा? तो विलेय प्लस विलायक मतलब 20 प्लस 180, मतलब कितना हो जाएगा? 200 ग्राम का, ठीक। तो विलियन का जो द्रव्यमान है वह कितना हो गया? 200 ग्राम। और जो सूत्र होता है कि द्रव्यमान परसेंटेज का, मास बाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मास ऑफ, यानी विलेय का द्रव्यमान अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक। तो मास ऑफ सॉल्यूट, जो विलेय का द्रव्यमान है वह कितना है? 20, और विलियन का द्रव्यमान कितना है? 200 इंटू 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10, तो कितने परसेंट आ जाएगा? 10%। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला है कि एक ठोस में तरल के कोलाइडल विलयन को निम्न के रूप में जाना जाता है: एरोसोल, या जेल, या पायस, या सोल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक ठोस में तरल के कोलाइडल विलयन को क्या बोलेंगे? तो देखो, अगर ठोस में गैस है, ठोस में गैस, तो उसको क्या बोलते हैं? एरोसोल। अगर ठोस में क्या है? गैस है, तो एरोसोल। जैसे क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल के लिए? धुआं और ऑटोमोबाइल से जो निकास होता है, ठीक, वो हो जाएगा। और अगर बात करें कि गैस से तरल, गैस और तरल का मिश्रण, तो गैस और तरल का मिश्रण क्या होगा? जैसे इसको क्या कहते हैं? फोम, ठीक।
तो इसमें सेविंग क्रीम आ जाती है, सेविंग क्रीम। अगला हो गया तरल से तरल, जिसमें तरल तरल मिले हुए हों तो क्या कहलाता है? पायस। और ठोस और तरल, ठोस प्लस तरल मिले हों तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सोल। ठीक, मतलब इसमें ठोस प्लस तरल, ठोस प्लस तरल, यह सोल कहलाएगा। और तरल प्लस तरल, तरल प्लस तरल क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। और एरोसोल क्या कहलाता है? ठोस प्लस गैस। ठीक, अब ठोस जल क्या कहलाता है? ठोस में तरल मिला हुआ हो, तो ठोस में तरल मिला हुआ वो क्या कहलाता है? जल कहलाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, जैसे जेली हो गई, पनीर हो गया, और खमीर हो गया। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ठोस में तरल पदार्थ जब मिले हों, ठीक, जल बोलते हैं। और ठोस में ठोस मिला हो तो उसको ठोस सोल में बोलते हैं। ठीक, जैसे दूध या कांच हो गया। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा कि ठोस में तरल के कोलाइडल विलयन के निम्न को रूप में जाना जाता है, तो जल के रूप में। तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि मुख्य क्वांटम संख्या निर्धारित करती है नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, या उपकोश का आकार, या कक्षक के विभिन्न अ, अभिविन्यास, या अपने अक्ष पर इलेक्ट्रॉन का चक्रण, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, तो मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि बोर के परमाणु के अनुसार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन निहित ऊर्जा के साथ कहाँ यानी कि वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ऊर्जा जो होती है वह क्या कैसी होती है? क्वांटित होती है। ठीक, तो जो यानी कि मतलब कि जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी होती है वह क्या कहलाती है? मुख्य क्वांटम संख्या को निर्धारित करती है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का विखंडन में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में, या केंद्रक में। तो देखो, जो अगर हम किसकी बात करें कि जो ग्लाइकोलिसिस यानी कि श्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक, तो श्वसन में पहला चरण क्या होता है कि जो 6 कार्बन वाला अणु होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, ठीक, तो उसको यानी कि जब क्या करते हैं 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है, ठीक, जिसे पाइरुवेट कहते हैं। तो यह प्रक्रिया किस में होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक, फिर यानी कि साइटोप्लाज्म में हुई, और यह साइटोप्लाज्म के बाद कहाँ होती है? कोशिका द्रव में हुई। फिर कोशिका द्रव के बाद कहाँ होती है? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का विखंडन में होता है तो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियमन के लिए उत्तरदायी होता है? प्रमस्तिष्क, या हाइपोथैलेमस, या कॉर्पस कैलोसम, या मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो अगर बात करें हम जो प्रमस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क, ठीक, तो यह क्या करता है? यह निर्णय लेना, सोचना, सोचना, तर्क वितर्क, इनको नियंत्रित करता है। ठीक, और स्पर्श को भी इसको नियंत्रित। और जो हाइपोथैलेमस होता है, तो हाइपोथैलेमस को हम क्या करते हैं, इस यानी इसको भावनाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। तो इसमें यानी कि जैसे घृणा हो गया, प्यार हो गया, क्रोध हो गया, घृणा, प्यार, क्रोध, यानी कि ये सब प्रकार का कौन नियमन करता है? ताप का नियमन कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। और बात करें कि जो कॉर्पस कैलोसम होता है, तो कॉर्पस कैलोसम क्या कौन सा क्या करता है? तो जो कॉर्पस कैलोसम होता है, तो यानी कि जो संकेत प्राप्त होते हैं तो उनको सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? तो संचार की सुविधा का काम करता है। जो संकेत हमको मिलते हैं तो संचार की सुविधा का काम कौन करता है? कॉर्पस कैलोसम। और जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा जैसे ये श्वसन हो गए, आमाशय स्राव हो गया, हृदय वाहिका का जो कार्य होता है उनको करता है।
तो श्वसन में, हृदय का, और अमाशय में, अमाशय में क्या स्राव हो रहा है क्या नहीं, ये सब कौन देखता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो अपना राइट आंसर क्या गया है इस पे? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को कितनी देर में पार कर लेगा? 11 सेकंड, 12 सेकंड, 125 सेकंड या 10 सेकंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, अगर जो, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई होती है वही क्या कहला जाती है? दूरी। तो दूरी यहाँ पे कितनी दी हुई है? 140 मीटर दी हुई है। ठीक, और जो रेलगाड़ी है कितने की चाल से चल रही है? तो अगर ट्रेन की चाल की बात करें, ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 60 × 5 बटे क्या हो जाएगा? 18। और अगर हम मीटर को किलोमीटर में बदलते तो क्या हो जाता है? 18/5 हो जाता है। ठीक, तो इस पे कितना आ जाएगा? तो देखो, अगर हम किससे काट दें, 6 से काट दें तो 6×3 = 18, 6×7 तो 10, 50/3 हो जाएगा। ठीक, और अगर कुत्ते की चाल की बात करें, कुत्ते की चाल, तो कुत्ते की चाल कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक, तो इसको भी बदल लें तो 18 × 5/18, तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर, 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक, तो अब इन दोनों का एक क्या कर लें अपन? डिफरेंस क्या कर लें। ठीक, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 50 - 3, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, यानी कि समानांतर है, तो 5 हो जाएगा। या अपन डायरेक्ट इसको फार्मूले में ही रख लेंगे। तो अगर हमें क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है, तो चाल बराबर कितना होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, तो समय हमको दोनों का ज्ञात करना है, तो हो जाएगा क्या? दूरी, और यानी कि, यानी क्या, गति में परिवर्तित, गति में परिवर्तन चाल। ठीक, तो गति में परिवर्तन, तो कितना आ जाएगा? समय देखो, दूरी की बात करें तो कितना है? 140, और समय परिवर्तन तो हो जाएगा 50/3 - 5 कर लेंगे। ठीक, इसको तो कितना आ जाएगा? 140 यहाँ, और तो इसका 5×3 = 15, ये हो जाएगा। देखो, 50/3 - 5, तो इसको सॉल्व करेंगे, बटे 1 कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम क्या? 3, ये 50 माइनस 5×3 = 15 हो जाएगा। ठीक, तो इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? कि 10 में से 5 गए 5, और 5 में से, सॉरी 4 में से 1 गए 3, 35 आ जाएगा, तो 35/3 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? 35/3, तो 35/3 आ जाएगा, तो ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा, तो 14 का भाग गुणा हो जाएगा, तो 420 अपॉन कितना आ जाएगा? 35। ठीक, अगर तो 35 का अगर इसे डिवाइड करें तो 35 एक 35 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा? 7, तो 35 दूनी 70, तो क्या आ जाएगा? 12 सेकंड में। ठीक, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग को समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूँ कि एक, यानी कि समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि रसधानी का क्या कार्य नहीं है? अपशिष्ट का उत्सर्जन, कोश का स्फीति प्रदान करना, या चलन, या भंडारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रसधानी होती है, तो रसधानी का काम ही क्या होता है कि यह क्या करती है कि जैसे भोजन हो गए और जल सामग्री हो गई, इनका क्या करना? स्टोरेज करना होता है। और यह क्या करती है कि मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती हैं, तो मेटाबॉलिक के अंतिम जो उत्पाद होते हैं, तो यानी कि उनको जो अपशिष्ट का उत्सर्जन होता है, तो उसका उसके लिए भी कार्य करती है कौन? रसधानी वैक्यूल्स। ठीक, और कोशिका में स्फीति दाब प्रदान करना, तो यह बिल्कुल जो रसधानी होती है वह स्फीति प्रदान करती है, लेकिन यह चलन नहीं करती है, लोकोमोशन। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है, या आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, या कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, विसर्पी लता, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, अगर हम बात करें कि ये जो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेम है, ठीक। अब यहाँ से हमारी क्या है कि लीफ ज्वाइंट हो रही है, ठीक। थोड़ी डायग्राम सही से नहीं बन रहा है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो देखो, ये क्या हो गई हमारी, लीफ हो गई, ठीक। अब लीफ को कौन जोड़ रहा है, तो पेटियोल, ठीक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पर्णवृंत बोलते हैं, ठीक। तो पर्णवृंत जो होता है पत्ती को तने से जोड़ता है। तो पत्ती को देखो, जो स्टी लीफ है, लीफ को किससे जोड़ दिया, तने से जोड़ दिया, तो ये बिल्कुल काम करता है, ठीक। अगला है आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। तो देखो, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, तो क्या कठोर तना यानी कि पेड़ में क्या होता है, कठोर तना, शाखाओं के साथ मोटा, यानी आधार के पास क्या मोटा होता है, तो यह बिल्कुल नहीं होता है। और अगला है कि कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, वो है विसर्पी लता। तो यानी कि जो बिल्कुल जो लताएं होती हैं, यानी कि जो खड़े नहीं हो सकते, देखो आप लोगों के घरों में जो जिसको मनी प्लांट बोलते हैं, यानी कि उसमें क्या होती है कि जो यानी कि उसका जो तना होता है वह सीधे रूप से खड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए तो लटकते हुए यानी कि कहीं भी फैलते रहता है, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या चला जाएगा, बी नंबर, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि मानव शरीर की पेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, या पेशियां युगल में काम करती हैं, या सिकुड़ने पर पेशियां छोटी सख्त और मोटी हो जाती हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, जो पेशियां होती हैं, यानी यह युगल में काम करती हैं, सिकुड़ने पर यानी कि जब अपना शिथिलन होता है तो ये छोटी भी हो सकती हैं, मोटी भी हो सकती हैं। तो लेकिन ये क्या है, पेशियां जो केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, तो यह क्या है, यानी कि ऑप्शन गलत है। तो इस पे अपना नहीं का भाई नहीं क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ए अपना सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।